So students, today we are going to start the rotational dynamics, the revision for JEE and NET exams, right? So in the rotational dynamics, first of all we are going to deal with the center of mass, concept of the center of mass. Any? So first of all we will deal with the concept of center of mass. So students, center of mass so two types of formulas we are going to use for the center of mass. The first one is for the discrete particles. देखिए डिस्क्रीट पार्टिकल्स मीन्स लाइक अलग अलग, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है m1 और उसका पोजीशन वेक्टर है r1 ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, दूसरा है m2 पोजीशन वेक्टर r2, इसी तरह से आपके पास है mn और पोजीशन वेक्टर rn। तो जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए वो हम लिखेंगे m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डैश 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 mn rn वेक्टर एंड अपॉन m1 प्लस m2 डैश डैश mn। यहाँ ध्यान दीजिए कि इसे हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन i फ्रॉम 1 to n mi ri डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi। i का वैल्यू 1 से n के बीच में रहेगा, ठीक है, 1 से n तक। नाउ दूसरा हमारे पास होता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो होगा RCM, और ये RCM को हम लिखेंगे 1/m इंटीग्रेशन ऑफ r dm। ध्यान दें इसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, 1D 2D और 3D में। सो अगर हम XCM की बात करते हैं तो ये होगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm। सेम वे हम y और z कंपोनेंट को भी इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक सिस्टम दिया है, ठीक है, कोई भी एक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए हमने ये एक सिस्टम दिया आपको, इसका एरिया मान लेते हैं A1 है और इसका सेंटर ऑफ मास है O पे, ठीक है, तो इसका पोजीशन मान लेते हैं x1 है। अब इसमें से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमने अगर निकाल दिया, उसका एरिया मान लेते हैं A2 है और इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x2 है। तो ध्यान दें जब इसे आप रिमूव करेंगे तो उसके बाद जो सेंटर ऑफ मास आएगा XCM, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास A1 x1 माइनस A2 x2
डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। ध्यान दें, ये जो आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है, 3D के लिए नहीं। अगर मान लो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास XCM का वैल्यू ये होगा V1 x1 माइनस V2 x2 अपॉन V1 माइनस V2। और ये V1 माइनस V2 जो है वॉल्यूम है, ध्यान दीजिए, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम हियर। ओके, सो नाउ ओवर हियर so this is the formula for center of mass, right? Now over here मान लीजिए हमें सेंटर ऑफ मास जो चाहिए उसकी जगह वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। ध्यान दें, तो VCM इन जनरल हम कैसे लिखेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 डैश डैश Mn Vn वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश Mn। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, तो लिखेंगे हम M1 A1 प्लस M2 A2 डैश डैश Mn An। ध्यान दें, जो भी हम यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं वो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं। XCM का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको VCM मिल जाएगा, VCM का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, उन सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के हमारे पास सिस्टम हैं और उनके जो सेंटर ऑफ मास के जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो हम किस तरह से लिख पाएंगे, राइट। सो आप कंटिन्यू करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वैसे तो सेंटर ऑफ मास याद करने के लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी हम उसे कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए याद कर लेंगे, ठीक है। वो शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें से आप सेंटर ऑफ मास याद कर लेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास बेसिकली होता है मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका सेंटर ऑफ मास कौन सा है। सबसे पहले अगर मैं रिंग की बात करता हूँ, ध्यान दें, तो रिंग का मान लीजिए ये हमारे पास रिंग है और रिंग की रेडियस है कैपिटल R, मास है m, और इसमें ये z एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो रिंग का mi है वो होगा mr², ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल, डिस्क। ध्यान दीजिए, अगर मैं डिस्क की बात करता हूँ तो डिस्क को हम समझने के लिए थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे, ठीक है।
ये z एक्सिस मान लीजिए, तो z एक्सिस के लिए रेडियस अगर मान लीजिए r है और डिस्क का मास m है, तो इसका जो mi होगा वो होगा हमारे पास mr²/2। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो सबको सब चीज़ें क्लियर होगी बिल्कुल। चलिए अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिस्क के बाद अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है, ध्यान दें, होलो सिलेंडर। ध्यान दें, होलो सिलेंडर का जो आपके पास mi होगा, ठीक है, ये रिंग के mi के बराबर आएगा। इसका मास अगर हम m लेते हैं और इसको मैंने z एक्सिस कंसीडर किया, इसकी रेडियस r है, तो होलो सिलेंडर का mi रिंग के इक्वल होगा, ध्यान दें, mr²। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर की। ध्यान दें, सॉलिड सिलेंडर अगर हम बात करें तो सॉलिड सिलेंडर का mi और डिस्क का जो हमारे पास mi है वो सेम रहेगा। अगर मान लीजिए ये रेडियस को मैं r कंसीडर करता हूँ, ये हमारे पास z' है और सॉलिड सिलेंडर का मास m है, तो इसका जो mi का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स वो होगा mr²/2। ठीक है, अब सॉलिड सिलेंडर के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा शेल। ठीक है, ध्यान दें, अगर हम शेल की बात कंसीडर करते हैं, शेल, ओके, तो शेल के केस में फिर से इसका रेडियस अगर r है, ये हमारे पास z एक्सिस है और मास m है। ध्यान दें, शेल मतलब होलोस्फीयर भी आप बोल सकते हैं इसको, बट दिस इज होलोस्फीयर विद नेग्लिजिबल थिकनेस, राइट। इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो इसका mi का वैल्यू हमारे पास होगा 2/3 mr²। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्फीयर। स्फीयर का जो mi होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 2/5 mr²। ध्यान दें, अभी तक जो हमने mi पढ़े हैं उसमें सबसे कम जो mi है वो स्फीयर का है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टेक द रॉड। ठीक है, तो चलिए रॉड की हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ L है और मास m मान लेते हैं, तो जिसका mi होगा इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर या इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर ये रोटेट करता है तो इसका mi जो आएगा हमारे पास वो होगा ml²/12। ठीक है, ओके, तो ये बेसिक से कॉमन से जो हमने कुछ mi पढ़े हैं 11th में भी स्टडी की है आपने। अब इसको अगर हम थोड़ा और आगे डिटेल में चलते हैं तो और कौन कौन से mi ऐसे हो सकते हैं जिसे हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब मान लीजिए हमारे पास एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट ले लेते हैं और इसका मान लेते हैं कि लेंथ a और ब्रेथ b है, तो z एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ध्यान दें, इसको मैं z लिख रहा हूँ, इसके रेस्पेक्ट में अगर हमें mi लिखना है, ठीक है, तो mi हमारे पास क्या होगा, m/12 a² + b²। ठीक है, सो दैट इज़ द बेसिक थिंग। अब इसकी जगह मान लीजिए हमारे पास पैरेलल पाइप है। पैरेलल पाइप, ध्यान दें, पैरेलल पाइप क्या होता है हमारे पास, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ध्यान दें।
ठीक है। पैरेललोपाइप मतलब इसको आप 3D में कंसीडर करें, ठीक है। तो 3D में अगर मैं कंसीडर करता हूँ इसको, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है इसका जेड ओ जेड डैश, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, इसको हम 1 बाय 1 ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं एल लेंथ, और ये आपके पास हो गया बी दिस वन, ठीक है। और ये इसकी थिकनेस या हाइट बोल देते हैं टी है। ये मान लीजिए हमारे पास सेकंड है, ठीक है, सेकंड एक्सिस है। तो इस सेकंड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम लिख रहे हैं एम आई, ध्यान दो इसको मैं I2 लिख रहा हूँ, तो वैल्यू इसका आएगा m/12 एज इट इज स्टूडेंट्स, देन इट विल बी L² प्लस T²। बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, L² T²। देखिए बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो ये L ये है और T ये है, तो हमें L² प्लस T² ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बाकी कोई एक्सिस लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मैं ये एक्सिस कंसीडर करता हूँ, समझिएगा इसको, ये एक्सिस मैंने कंसीडर किया, ठीक है। ये एक्सिस हमारे पास है, फर्स्ट मान लेते हैं। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारे पास होगा MB² प्लस T²/12, ये इसका MI होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें नई हैं आपके लिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा धीरे से समझा रहा हूँ आपको, तो ध्यान दें, ये MI होगा, ओके। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए अब हमारे पास एक कोन है, ओके, एक कोन है और कोन का हमें MI चाहिए। ध्यान दीजिए, ये आपके पास कोन हो गया और इसकी हाइट कोन की हम मान लेते हैं h है, और z एक्सिस के रेस्पेक्ट में मान लें इसकी रेडियस आ रहा है, हमें इसका MI चाहिए। ध्यान दें, अगर इसका मास मैं m कंसीडर करता हूँ तो इसका MI होगा 3/10 mr²। ध्यान दें, ये कोन है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका MI है। आई होप यहाँ तक सबको सब क्लियर होगा। चलिए अब इसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट है, उसका हमें MI निकालना है, ओके। सो द नेक्स्ट वी कम ऑन, सपोज हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट है, इसका साइड है A और ये रोटेट कर रही है इस एक्सिस से जो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से पास हो रहा है, राइट। तो इसका जो MI आएगा हमारे पास, ये MI होगा MA²/6। ध्यान दें, जहाँ पे A जो है, A इसकी साइड है, A इज़ व्हाट, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखें, अगर मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ डायमेंशंस ABC, मीन्स लेंथ A, B एंड C। अब मान लीजिए कि ये हुआ इसका फर्स्ट एक्सिस, तो फर्स्ट एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मुझे MI लिखना है तो ये होगा MB²/6, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारे पास जो है वर्टिकल ये वाला है सेकंड एक्सिस, और सेकंड एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे MI चाहिए, तो ये हो जाएगा MA²/6। इसका मतलब दो परपेंडिकुलर जो एक्सिस हैं उसके रिस्पेक्ट में MI बहुत आसान है। पर तीसरा जो एक्सिस है, ध्यान दें, ये हमारा थर्ड एक्सिस होगा, ओके, दिस इज़ द थर्ड एक्सिस। थर्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मुझे MI लिखना है तो M/6 एंड इट विल बी इक्वल टू A² B² अपॉन A² प्लस B²। तो ये MI बिल्कुल आप लोगों के लिए नए थे, तो ये MI इसलिए हमने धीरे धीरे समझा, ओके। चलिए अब हम थोड़ा सा एनालॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो एनालॉजी में किस तरह से रहेगा, एनी बेटा
है नहीं आवाज आ रही? Okay, so now we will deal with the analogy, right? Analogy of rotational dynamics. ध्यान दें, ये हमारे पास एक ट्रांसलेटरी मोशन होती है या ट्रांसलेशन मोशन, ओके, और इधर आपके पास रोटेशनल मोशन होता है। इन जनरल ट्रांसलेटरी मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं, तो रोटेशन में वो हो जाता है थीटा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u है, तो यहाँ हो जाता है आपके पास ओमेगा नॉट। फाइनल वेलोसिटी v है, तो यहाँ आपके पास वो ओमेगा हो जाता है। एक्सेलरेशन a है, तो यहाँ पर आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर हम मास की बात करते हैं, तो यहाँ मास जो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr²। यहाँ हम मोमेंटम लिखते हैं p = mv। तो यहाँ पर रोटेशनल डायनामिक्स में एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, या तो उसको आप mvr लिखें, और आप इसको वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो ये r क्रॉस p होता है, और इसी को आप L = I × ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे हैं, ध्यान दें। इसके बाद यहाँ पे हम फोर्स लिखते हैं, तो फोर्स को इन जनरल हम ma लिखते हैं या फिर dp/dt लिखते हैं वेक्टर फॉर्मेट में, राइट। तो सेम वे यहाँ पर टॉर्क को लिखा जा सकता है। टॉर्क बहुत तरीके से लिख सकते हैं आप, I अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है, dl/dt लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप r क्रॉस f भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास एनालॉजी, रोटेशनल डायनामिक्स का ट्रांसलेटरी मोशन के साथ एनालॉजी। इसके अलावा भी कुछ और भी हम फार्मूलाज लिख सकते हैं डायरेक्टली। देखिए कौन कौन से और फार्मूलाज पॉसिबल हैं। जैसे वर्क डन हम लिखते हैं, तो इन जनरल क्या लिखते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्सेस। रोटेशनल डायनामिक्स में यही आपके पास टॉ डॉट थीटा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। देन सेम वे अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम वर्क डन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर। यहाँ पर यही चीज़ हमारे पास हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डॉट डी थीटा, ओके। सी वर्क डन था। इसी तरह से हम पावर के हमारे पास बहुत सारे फार्मूला है। एवरेज पावर होगा तो वर्क डन पर यूनिट टाइम है, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम है, तो यहाँ पर भी पावर सेम ही आएगा आपके पास, दैट विल बी वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पर हम पावर को फोर्स और वेलोसिटी की टर्म में लिखते हैं, F डॉट V का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास रोटेशनल डायनामिक्स में फोर्स की जगह आ जाएगा टॉ, एंड देन V की जगह हो जाएगा ओमेगा। तो ये हुआ टॉ डॉट ओमेगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट द मोमेंट एनालॉजी, ओके। अब हमने 2 थ्योरम्स पढ़ी थी, वो 2 थ्योरम्स जो हैं बहुत सारे सिस्टम की MI निकालने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। देखिए थ्योरम में हमारे पास पहला थ्योरम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबसे पहले तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेमिना के लिए वैलिड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है, राइट, ऑब्जेक्ट कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स और ये वाई, और ये मान लेते हैं जेड, ठीक है। तो आई जेड का वैल्यू आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा, ध्यान दें। और अगर मान लो ऑब्जेक्ट वाई जेड प्लेन में है, तो आई एक्स क्या हो जाएगा, आई वाई प्लस आई जेड। अगर ऑब्जेक्ट एक्स जेड प्लेन में है तो आई वाई की वैल्यू हो जाएगी आई जेड प्लस आई एक्स।
तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए। फिर हमारे पास दूसरा आता है, ध्यान दें मैंने गलती से यहाँ पैरेलल बोल दिया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। अब हम बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, ठीक है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमारे पास ये किसी के लिए भी वैलिड है, ओके। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ये एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी है। एक दूसरी एक्सिस ली हमने जो इसके पैरेलल है और इसके दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो यहाँ पर z मान लेते हैं इसको। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ओके, या इसको आप ए बी मान लीजिए। तो आई ए बी अगर मैं लिखता हूँ तो वो होगा आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है, आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गई। अब ध्यान दें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है, इन दोनों के एप्लीकेशन में आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। फिर बाद में तो बहुत सारे क्वेश्चन हम करते रहेंगे, राइट। सो लेट्स सी वन एग्जांपल, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक रिंग है और रिंग का जो रेडियस है वो r है। ये z एक्सिस मान लेते हैं, z एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये रोटेट कर रही है, इसका मास m है, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट एक्सिस ले लेता हूँ। तो जो फर्स्ट एक्सिस के रेस्पेक्ट में mi जो होगा रिंग का वो होगा mr²। अब मान लीजिए कि इसके पैरेलल में z एक्सिस के पैरेलल में एक और एक्सिस है, ये मान लेते हैं ab है। इसको मैं नंबर 2 एक्सिस दे देता हूँ और इसके रिस्पेक्ट में mi चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। क्या होगा वो iz प्लस एम डी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे iz है i1 मतलब mr² प्लस mr², तो टोटल कितना हो गया ये स्टूडेंट्स, ये है 2mr², ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एक्सिस के रिस्पेक्ट में mi आ गया। अब मान लीजिए कि हमें नेक्स्ट सिचुएशन चाहिए, उसमें हमें ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है, मतलब रिंग रोटेट कर रही है, लेकिन कौन से रिस्पेक्ट में, डायमीटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हम इसको थर्ड एक्सिस इसको भी मान सकते हैं या फिर y एक्सिस को भी हम So students, with respect to x and y axis, because mass distribution is same, so Ix will be equal to Iy, and hence we can write, हम इसको लिख सकते हैं 2Ix इक्वल्स टू Iz, और Iz का वैल्यू हमारे पास है mr²। तो Ix या फिर Iy की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो वो हो जाएगी mr²/2, ओके। ये था हमारे पास थर्ड एक्सिस। अब फोर्थ एक्सिस अगर हम लेते हैं, ठीक है, सो ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस था, इसी एक्स एक्सिस के पैरेलल में हमने एक एक्सिस लिया, ठीक है, इसको आप सी डी ले लें। तो डायमीटर के पैरेलल है, ध्यान दें, ठीक है। तो इसके लिए हमें लिखना है सी डी, तो क्या हो जाएगा आई एक्स प्लस एम डी स्क्वायर। सो आई एक्स की वैल्यू हमारे पास है mr²/2, आप देख सकते हैं, और फिर ये हो गया एम डी स्क्वायर, डी मतलब आर। तो ये हुआ फाइनल रिजल्ट आई सी डी के लिए 3/2 mr², ओके। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमने mi देखा रिंग का। If you are online, just put the message.
ओके, सो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट हमने एमआई देखा किस तरह से निकाला जाता है। अब एक चीज़ समझिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम, ओके, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों को हम देखते हैं। जस्ट लेट मी स्टार्ट माय पीसी। ओके, गॉट इट। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। ध्यान दें, एंगुलर मोमेंटम को हम सिंपली आर क्रॉस पी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है हमारे पास वो होगा kg मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड, राइट। सो दिस इज द बेसिक थिंग रिलेटेड टू दैट। नाउ नेक्स्ट वन, इस एल के हमारे पास बहुत फार्मूला है, हम पहले भी देख चुके हैं। एक है आई ओमेगा। ध्यान में, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्पफुल है, स्पेशली जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ध्यान दें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन होता है। कॉन्सेप्ट पहले कि एक्सटर्नल टॉर्क ऑब्जेक्ट पे क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि अचानक से मान लीजिए अर्थ का जो रेडियस है वो हाफ हो गया, या फिर एक रिंग रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते दूसरी रिंग जो है वो भी उसके ऊपर रख दिया हमने, तो वो भी रोटेशन स्टार्ट कर देता है। सो इस तरह के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टॉर्क। तो सबसे पहले टॉर्क देखते हैं। तो टॉर्क हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम क्रॉस प्रोडक्ट से इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और इसका यूनिट न्यूटन इनटू मीटर, और आप जूल भी बोल सकते हैं, ओके। देन टॉर्क में और एल में हमारे पास रिलेशन होता है डी एल बाय डी टी, ठीक है। सेम वे इसको हमने आई अल्फ़ा लिखा, राइट। कुछ चीज़ें और छूट गई हमारे पास, जैसे v। ध्यान दें, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर होगा। ऐसे ही हमारे पास एक और रिलेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू अल्फ़ा क्रॉस आर होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें छूट गई थी तो वो हमने लिख ली अभी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, अब हम बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की।
ठीक है। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम के आर लिखेंगे सब्सक्रिप्ट, तो ये होता है हमारे पास हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ज़रा ध्यान से समझिएगा इसको, हाफ इसको हम लिख सकते हैं आई ओमेगा इंटू ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा को हम लिखेंगे एल, तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एल ओमेगा। ठीक है, इसी तरह से हम एल इक्वल्स टू आई ओमेगा है, तो यहाँ से एल बाय आई ये हो गया हमारे पास ओमेगा। तो फिर से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला और आ गया, हाफ ऑफ एल एंड देन एल बाय आई, सो एल स्क्वायर बाय आई। तो ध्यान दें ये आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के तीन फार्मूला हैं, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ एल ओमेगा एंड देन एल स्क्वायर अपॉन 2i। ओके, अब जैसे हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, वर्क डन, सो वर्क डन इज चेंज इन रोटेशनल फाइनल रोटेशनल एनर्जी माइनस इनिशियल रोटेशनल एनर्जी। ओके, इसको और अच्छी तरह से अगर हम डिफाइन करें तो वर्क डन जो हमारे पास है वो होता है टॉ इंटू थीटा, और ये आपके पास हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये होगा आपके पास हाफ ऑफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्योर रोलिंग मोशन का। प्योर रोलिंग, ध्यान दें प्योर रोलिंग के लिए हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लिया और इसके पास जो मोशन है उसको हम ट्रांसलेटरी, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वी/cm। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास यही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं है, और ये सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा है, ध्यान दीजिए। और सर्कुलर मोशन में इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो आर ओमेगा होगी, ध्यान दें, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये हम देख सकते हैं ये सर्कुलर मोशन है। कंबाइनली अगर हम दोनों का मोशन देखें तो ये मोशन होगा रोटेशनल मोशन। तो इस पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट की जो स्पीड होगी वो होगी वी/cm प्लस आर ओमेगा। बॉटम मोस्ट की जो स्पीड होगी यहाँ पर ये होगी आपकी वी/cm माइनस आर ओमेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जो स्पीड है आर ओमेगा नीचे की तरफ है और वी/cm आगे की तरफ। इस पॉइंट पे वी/cm आगे की तरफ होगा और आर ओमेगा ऊपर की तरफ। ध्यान दें ये पॉइंट भी है। नाउ फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के लिए ध्यान दें पी पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब प्योर रोलिंग की कंडीशन हुई वी/cm इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, ध्यान दें ये जो हमने यहाँ रिजल्ट लिखा है ना वीपी, ठीक है, तो इसको किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम लिखते हैं तो वी/cm प्लस ओमेगा क्रॉस आर लेना है। ये वेक्टर रिलेशन है, ध्यान दें। जब हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे तो हमें इसी तरह से लिखना है। सेम वे अगर मुझे एल लिखना है एल, तो क्या होगा वो LCM प्लस, अब यहाँ देखिए ओमेगा क्रॉस आर है, एल हमारे पास क्या होता है आर क्रॉस पी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हमने 11th में नहीं पढ़ी हैं। ओके, सो इट्स मच मोर इंटरेस्टिंग। नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ध्यान दें एनर्जी मैं यहीं बता देता हूँ। इसका एनर्जी होता है आपके पास हाफ ऑफ एम वी/cm स्क्वायर, यहाँ पर होगा हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी टोटल एनर्जी। ध्यान दें इसमें रोटेशन और ट्रांसलेटरी दोनों ही अवेलेबल है। तो टोटल एनर्जी जो हम लिख रहे हैं वो हमारे पास है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी/cm स्क्वायर। अब इसमें अगर मान लीजिए कि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं
VCM का, ठीक है, या फिर I का ही सब्स्टिट्यूट कर दें तो बेहतर रहेगा। सो I की ही हम वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलिए देखिए I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या फार्मूला डेवलप होता है। ये होगा हमारे पास MVCM स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ पर K को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब ये रेडियस ऑफ डायरेक्शन जो हमारे पास है K, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट, ध्यान दें ये टोटल है KT लिख रहे हैं और ये K रेडियस ऑफ डायरेक्शन है। ये होगा हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डैश 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 RN स्क्वायर डिवाइडेड बाय N, ठीक है। अब ध्यान दें रिंग के लिए अगर मैं बात करता हूँ, रिंग के लिए हमारे पास K इक्वल्स टू R होगा, किसके लिए, रिंग के लिए। मान लीजिए हमारे पास है डिस्क, जो K इक्वल्स टू R बाय √2, ये होगा हमारे पास डिस्क के लिए। अब मान लीजिए हम शेल की बात करते हैं, तो K शेल के लिए हमारे पास 2/3R, ये हुआ शेल होलो स्फीयर। देन अगर हम बात करते हैं स्फीयर की, तो ये 2/5R, ये हुआ हमारे पास स्फीयर के लिए वैल्यू, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ डायरेक्शन के बारे में कुछ नॉलेज थी जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। अब यहाँ ध्यान दें, अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए क्या है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा ले लेते हैं, इस इंक्लाइनेशन की हाइट h ले लेते हैं, ये A पॉइंट मान लेते हैं, ये B पॉइंट है, और कोई भी रिजिड बॉडी को जस्ट इसके टॉप से हमने रिलीज़ किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है। अब जब ये B पॉइंट पर पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हमारे पास कितनी है, V है। तो पहली बात तो जो वेलोसिटी आएगा B पॉइंट पे, ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, द फर्स्ट थिंग। देन अब हमें अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन निकालना है ऑब्जेक्ट का किसी भी मोमेंट पे, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये होगा G साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हुआ हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को बॉटम तक पहुंचने में, यहाँ बॉटम तक पहुंचने में टाइम t लग रहा है मान लीजिए, तो ये t की जो वैल्यू है ये हम लिखेंगे 2h अपॉन G साइन स्क्वायर थीटा देन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ध्यान दें कि रेडियस ऑफ डायरेक्शन है और आपके पास r जो है इस रिजिड बॉडी की रेडियस है, तो इस तरह से हम आसानी से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम निकाल सकते हैं। ध्यान दें फ्रिक्शन फोर्स भी हम निकाल सकते हैं, पर वो मैं अगले क्वेश्चन में उसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट वन। देखिए फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंक्लाइन प्लेन पे, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था, ये थीटा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा, ठीक है, mg साइन थीटा फोर्स आगे की तरफ होगा,
और रिजल्टेंट फोर्स है एम ए। तो ध्यान दें एम जी साइन थीटा माइनस एफ अगर हम लिखते हैं तो होगा एम ए। तो एफ सिंपली हमारे पास क्या हुआ, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, और ये हमें पता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसमें से एम जी साइन थीटा को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस, देन दिस इज आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो फाइनली दिस इज एम जी साइन थीटा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हुआ आपके पास एफ, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग निकालना, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्टली इस पर बेस्ड आईआईटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी को देखते हुए हम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन लिखेंगे। ओके, सो कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ओके, तो देखिए जरा f की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी है, एम जी साइन थीटा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स था हमारे पास एम जी कॉस थीटा। अब आपको पता है कि f जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू एस एन होना चाहिए, मतलब म्यू एस की वैल्यू f बाय एन से ज़्यादा। ये कंडीशन है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का। तो म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देन फर्दर यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, एम जी कैंसिल, सो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारे पास हुआ टेन थीटा। देन फर्दर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास हुआ कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब एक और टॉपिक हमारे पास बचा है जिससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक भी हम इसके अंदर कवर कर लेते हैं। देखिए किस तरह का टॉपिक है। मान लीजिए आपके पास एक कोई पुली देंगे या फिर आपको एक सिलेंडर दे सकते हैं, इस तरह से सिलेंडर, राइट, और ये सिलेंडर जो है ये हैंग है इस तरह से। ओके, 2 वायर से 3 से, इसका रेडियस आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि भाई ये नीचे गिर रहा है तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए। मास दिया होगा, रेडियस दी होगी। ओके, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ध्यान दें। यहाँ पर भी इस तरह से आपको दिया जा सकता है। तो एक हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि ये पुली से हमने F फोर्स अप्लाई करके इसको पुली को नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आपके पास मान लीजिए ऑब्जेक्ट M है, ठीक है, नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो फोर्स टेंशन फोर्स के बराबर होगा। तो हमें इसका लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा सबसे पहले टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा करना है। फिर यहाँ पे टॉ क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। ओके, तो आर एफ साइन 90 देन आई अल्फा। ओके, आर फोर्स टेंशन के बराबर होगा यहाँ पे, टी साइन 90 की वैल्यू 1 एंड आई अल्फा। अल्फा ए बाय आर होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम देखें तो टी आर स्क्वायर अपॉन आई हो गया। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम टी की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ देखिए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एम जी है, टेंशन पीछे, रिजल्टेंट फोर्स नीचे। तो एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, टी होगा एम जी माइनस ए में। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो क्या मिलेगा, देखिए हमें ए आई बाय आर स्क्वायर एज इट इज, और टी की जगह हम लिखेंगे एम जी माइनस एम ए। तो जब आप इसको सॉल्व करने वाले होंगे तो ये मिलेगा आपको
a which is equal to mg upon 1 plus I by mr square, ठीक है. And I think m will not be there, g upon 1 plus I by mr square. तो ये आपके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का. तो इससे हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है. वो हो जाएगा आपके पास a by r. So that's all for today. ये लास्ट टॉपिक था रोटेशनल डायनेमिक्स का. I hope you enjoyed this, and tomorrow we will do the numericals based on this, right? So see you tomorrow.